लेकिन सिर्फ ये मानसिक बीमारी, जैसे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, अब जब वैकेंसी ही नहीं निकलती तो गवर्नमेंट जॉब मिले कहाँ से लोगों को। अभी संविदा का जो निकला था, लोगों ने पेपर दिया था, आज तक उसमें भर्ती हुई नहीं। सरकार तो ये चाहती है कि जब चुनाव आए, जब चुनाव शुरू हुई तो उन्होंने विज्ञापन कर दिया कि अब संविदा में लोग भरे जाएंगे, शिक्षकों की कमी है। इसके बाद जब चुनाव हो गया, लोगों ने वोट दिया कि हाँ सरकार बहुत अच्छा कर रही है। जब चुनाव हो गया तब सरकार सोची कि आप बीच में भर्ती कर देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब अगली अगला बार चुनाव होगा तो क्या मुद्दा। हाँ, अगला चुनाव आने दो, तो, नया मुद्दा चाहिए होगा। तो देखिए, हाँ, तो ये सब सारी चीज है, लेकिन सब लोगों को, आम पब्लिक को तो मन में ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है। हम व्यवसाय भी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, स्वयं का कोई भी बिजनेस है तो अपन कर सकते हैं। जिस दिन ये चीज हम लोगों के मन से दूर हो जाएगी, सभी जो लोग बेरोजगार हैं कि नहीं सिर्फ नौकरी ही करना है, तो बहुत हद तक लोग अपना विकास कर पाएंगे। और बाकी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, शिवानंद जी। हाँ बिल्कुल, पार्टिसिपेंट जुड़ते जा रहे हैं और सभी का स्वागत हम करेंगे। और जी जी, तो अब जो भी हाँ, आरटीआई से जुड़े हुए कोई मामले हैं, हमारे बीच में AK सिंह जी भी आ चुके हैं, सुरेश उपाध्याय हैं, मोहम्मद अंसारी जी हैं, तो जनरल अभी डिस्कशन अपन प्रारंभ कर सकते हैं। तब तक हम इसको थोड़ा फेसबुक लाइव वगैरह में देने के लिए भी प्रावधान बना रहे हैं, तो आप लोग डिस्कस करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चल रहा उपाध्याय जी? सुरेश प्रसाद उपाध्याय जी, नमस्कार। उपाध्याय जी हमारी बात सुन पा रहे हैं? हम हमारे बीच में फतेह चंद गुलेरिया जी हैं, जो हमारे बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं, और वो हमेशा ही एक्टिविस्ट के तौर पे हमेशा जुड़े रहते हैं कार्यक्रमों में, हर प्रकार के कार्यक्रमों में। तो फतेह चंद जी थोड़ा सा अपना थोड़ा सा अनुभव आप शेयर करिए और कुछ बताइए अपने क्षेत्र के कार्यों, और इस तरह से आरटीआई पर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर फतेह चंद जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आपको अनम्यूट करना पड़ेगा गुलेरिया जी। शायद अभी वो उसमें नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क में तब तक तो है। तो वो लेकिन आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, तब तक अपन आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। हाँ चलिए, गुलेरिया जी अनम्यूट हो गए। हाँ हाँ जी जी, बताएं। हाँ जी द्विवेदी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिला के जलूता तहसील के गांव कथियोर से बोल रहा हूँ। हाँ बोले। हाँ जी, मैं आरटीआई में 2005 से एज एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ सर, आपको पता है। मैं हमेशा आपकी मध्य प्रदेश की जो साइट है, प्रोग्राम है, उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ, छत्तीसगढ़ की व्यवस्था से जुड़ा रहता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और आगे भी आप इसको जारी रखेंगे। बाकी मैं तो आपके लोकल प्रोग्राम में इंटरफेयर नहीं करता हूँ और खुश रहता हूँ कि आप इसको बहुत प्रमोट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं सर। प्लीज गो अहेड, कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है सूचना अधिकार अधिनियम की? वहाँ पे जानकारियां मिल रही है लोगों को कि काफी परेशान तो नहीं होना पड़ता? वो तो है सर, वो तो है ही है। सूचना अधिकारियों की वजह से हमें हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सबकी यूनियन, सबका इकट्ठा होना और व्यवस्था का प्रबंध करना अति आवश्यक है। अब देखिए क्या है कि हम अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसको कंटिन्यू रखें और ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करें, ताकि व्यवस्था को ठीक ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके। इसमें आप सब लोगों के सहयोग से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये कार्यक्रम चलता रहे, और इसीलिए गुरुवार को भी मीटिंग ली जाती है कि जिन लोगों को कोई समस्या हो, लोग विचार विमर्श करें, डिस्कशन हो। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले सब लोगों को एकजुट होना पड़ता है। क्योंकि आज आरटीआई में जो है, तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि लोगों को जानकारी मिल ही नहीं पाती है। कानून बना है, लोग आवेदन लिए घूमते रहते हैं। अधिकांश ऑफिसों में आज भी यही समस्या है
कि हैंड टू हैंड आवेदन तक नहीं लिया जा रहा है अभी भी। तो गुलेरिया जी, शायद आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, आप कहीं सफर कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आई एम ट्रेवलिंग। अच्छा अच्छा, वही समझ में आ प्रोग्राम। रहा है। जी जी, वही समझ में आ रहा है कि आप कहीं से शायद ट्रेवल कर रहे हैं, तो आवाज है ज्यादा आ रही है। क्या AK सिंह सर भी जुड़ चुके हैं झारखंड से? भाई साहब नमस्कार। हाँ, मुझे एक दुविधा थी, उसका हल चाहिए था सर। जी जी, मैंने एक RTI लगाया, तो वहाँ से सूचना आई कि हम लोगों ने अपना डीम्ड PIO को दिया, उसका मुझे सूचना दिया गया। हम्म। उसके बाद लगभग 30 दिन पूरा होने को है, लगभग 25 दिन में हम्म डीम्ड PIO हम्म ने उनको भेजा कि ये सूचना मेरे स्तर पर नहीं है। हम्म। फिर जो PIO थे उन्होंने फिर मुझे सूचना भेजा कि ये, उन्होंने बताया डीम्ड PIO ने कि ये वहां से स्तर पे है, तो उन लोग फिर जानकारी मिलेगी। उनको 5 दिन के अंदर तुरंत आपका पत्र हस्तांतरित करना चाहिए और जानकारी देना चाहिए। यदि उन्होंने उसको 1 महीने रखने के बाद फिर बताया आपको कि नहीं ये हमारे विभाग का नहीं है यहाँ, तो उन्होंने हस्तांतरित कर दिया कि भी नहीं किया? उन्होंने जो PIO थे उनको भेज दिया हाँ, कि मेरा विभाग संबंधी नहीं, तो PIO ने उसके बाद फिर 5 दिन के बाद हस्तांतरित कर रहे हैं, मतलब 30 दिन पूरा हो चुका उसके 30 बाद। दिन पूरा हो चुका, तो आप ऐसा करें कि उसकी अपील भी कर सकते हैं और धारा 18 की शिकायत करें। तो इसमें मतलब जो मुख्य PIO थे पहला, उनके विरुद्ध करना होगा आपको तो या दोनों डीम्ड को, आपको दोनों को लिखना होगा, दोनों की बराबर जवाबदारी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेटर भेज दिया और उसके बाद उसका कोई खोज खबर नहीं ली कि आपने जानकारी दिया कि नहीं दिया। PIO की जवाबदारी होती है, और डीम्ड PIO ने भी 1 महीने रखने के बाद, इनमें दोनों लोगों की गलती है। जी। और आप जब राज्य सूचना आयोग को धारा 18 की शिकायत करें तो दोनों लोगों का जिक्र करें। PIO और डीम्ड PIO की लापरवाही के कारण हमारा पत्र 1 महीने घूमता रहा और इसके बाद इन्होंने अब जाके हस्तांतरित किया है। ठीक, तो इसकी आप धारा 18 की शिकायत करिए राज्य सूचना आयोग में। अब वो सारी चीजें लिखिए जो जो इन्होंने किया है, क्योंकि आवेदन में कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको क्या लिखना है। देखिए, विषय के बाद जो आपकी समस्या है एटीजिट वही लिखना है, कि जैसे कि आपने इस दिनांक को आवेदन दिया, इस दिनांक के बाद इन्होंने इनको हस्तांतरित किया, ये 1 महीने अपने पास रखे रहे, कोई जानकारी आपको नहीं दी, और इसके बाद ये इस दिनांक को आपको बोले कि हमारे विभाग से शाखा से संबंधित नहीं है और यहाँ हस्तांतरित किया जा रहा है, जो कि इनको 5 दिन के अंदर करना चाहिए। जो चीज इनको 4 दिन 5 दिन के अंदर करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने 1 महीने का टाइम लगाया है। तो जी। आपके पास ये पत्र लिखे हैं क्या कि अब हस्तांतरित कर दिया गया है लेटर? हाँ हाँ, उसके बाद PIO ने भेजे हैं 30वां दिन। 30वें दिन भेजे और हैं, है ना? तो हाँ, आप इसकी फिर भी 15 धारा दिन बीत 18 की, चुका है, जानकारी भी अभी तक मिली नहीं। अच्छा, वो 30 दिन के बाद भी 15 दिन बीत चुके हैं। हाँ हाँ, तो आप इसकी धारा 18 की पहले तत्काल शिकायत कर दीजिए, और 1 आध हफ्ते और वेट करने के बाद यदि वो जानकारी नहीं देते हैं हस्तांतरित करने के बाद भी, तो जी आप इसकी प्रथम अपील करें। पर धारा 18 की शिकायत तो तुरंत करिए, क्योंकि आपको बेवजह परेशान किया गया। जी। और एक बात जाननी थी, जैसे कि मैंने कोई RTI किया, जी वो जी, लगभग 3-4 अथॉरिटी में धारा 6(3) से विभाजित कर दिया गया। हाँ, वो चारों में से मान लीजिए कोई एक ने दे दिया और 3 ने नहीं दिया। हम्म फर्स्ट अपील भी हुई, नहीं दिया गया। हम्म, 20 दिन बीत चुके हैं, अब मैं सेकेंड अपील में गया, तो सेकेंड हाँ, अपील में ये
मेरा जैसे कि मैंने 3 अपील भेज दिया एक ही आरटीआई पर, वो तो हाँ, आवेदन एक ही था, तो एक ही उन्होंने ये आवेदन। कहा। हाँ, हम्म, एक ही आवेदन हस्तांतरित हुआ था, तो आवेदन तो वही रहेगा संलग्न में, सेकंड आवेदन अपील में। वही रहेगा और हाँ, आवेदन वही रहेगा और उसकी अपील भी एक ही होगी, उसमें जो चीजों का जिक्र कर दिया जाए नहीं नहीं, तो तीन तीन उसमें। पीआईओ हैं तो तीनों की अलग अपील होगी ना। अच्छा, पीआईओ 3 हैं। हाँ, 3 प्राधिकार अलग अलग हो चुका है, 3 भाग जो जगह बट चुका है, कुछ कुछ पॉइंट देखो जैसे 3 2 पॉइंट विभागों। दूसरे जगह। हाँ, तो ठीक है, तो आपने इसमें अपील। इसमें इसमें मिश्रा जी, जी। इसमें ये है जो इनके नियम वगैरह, तो ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने एक आरटीआई लगाया और इन्होंने ऐसी जानकारी मांग ली जिसमें हम्म 3 विभागों से संबंधित है। तो हम्म इनके जो पहले लोक सूचना अधिकारी ने उन 3 विभागों को अलग-अलग 3 पत्र जारी कर दिए, तो हाँ 3 ठीक। उसमें डीम्ड पीआई हो गए। हाँ ठीक है। अब ये इनको जानकारी, हाँ, ये जानकारी इनको लोक हम्म सूचना अधिकारी के माध्यम से मिली अथवा उन सब तीनों डीम्ड पीआईओ ने इनको सूचित किया। तो अभी हम्म जो भी है, तो अब इसके आधार पे अब अगला क्या होगा कि जो 3 डीम्ड हम्म पीआईओ हैं, उन 3 डीम्ड हम्म पीआईओ के जो 3 अलग-अलग विभागों के, चूँकि अलग-अलग विभाग हो गए, तो उनके प्रथम अपीली हाँ, अधिकारी भी समझ गया। अलग-अलग होंगे। हाँ, तो उनको इन्होंने हम्म प्रथम अपील करी, उन्होंने भी शायद इनको कोई जवाब नहीं दिया हम्म एके सिंह जी को, तो अब इन्होंने उसकी द्वितीय अपील की हम्म है। अच्छा, चाहे वो जितने भी डीम्ड पीआई हो जाएँ, तो अब इनकी हम्म जो प्रथम अपील होगी तो वो अलग-अलग होगी, लेकिन इनकी जो द्वितीय अपील है वो एक ही रहेगी, चूंकि सभी नहीं, तो को द्वितीय वो अपील तो डीम्ड एक ही सबमिट जगह। करके। वो पीआईओ ही नियुक्त जी, हैं, डीम्ड पीआईओ नहीं है। चूंकि द्वितीय अपील जो कहाँ जानी है पीआईओ? तो वो एक ही जगह पे जानी है। हाँ, द्वितीय अपील तो एक ही, जैसे कि एक बड़ा सा जैसे सीसीएल है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, उनके बहुत एरिया हम्म, विभाजित है, तो वो आप अलग अलग एरिया में अपने अलग अलग पीआईओ नियुक्त करके रखे हैं, तो उसका तो मैंने वही चीज उसका तो बोल रहे हैं हेडक्वार्टर शिवानंद में जी की। आवेदन दिया। ठीक है कि जब आप यहाँ पे अपील करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग होगी, लेकिन जब आप राज्य सूचना आयोग में अपील करेंगे तो उन सभी लोगों के सारे पत्रों का जिक्र करते हुए और उसकी फोटो कॉपी लगा करके एक ही अपील करेंगे। तो आयोग द्वारा और निरस्त कर दिया धारा जाता है 18। कि एक अपील नहीं लगाएं, अलग अलग है आपका मामला, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग पीआईओ हैं, तो आप एक अलग अलग अपील नहीं लगाएं। पर आवेदन तो आपने एक ही दिया था, वो ठीक है, अलग अलग शाखाओं से जानकारी है। नहीं, 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 जी। इसमें ऐसा है कि आप अपील तो ठीक है 3 अलग-अलग करिए प्रथम अपील, लेकिन आपकी जो द्वितीय अपील जाएगी वो एक ही जाएगी, आयोग को नहीं, जाएगी तो सभी की, इसी में चाहे तो वो 10 ही डीम्ड अपील पीआई हो किया जाए। था, आयोग का कहना है कि नहीं अलग होनी चाहिए। आप एक ही में तीनों का मत कैसे जोड़ देंगे, तीनों अलग अलग पीआईओ हो गए। देखिए। नहीं, नहीं, उनको उनको आपको पहले वाले आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा, हवाला देना पड़ेगा कि देखिए मेरा जो मूल आरटीआई का आवेदन था वो एक पीआईओ को दिया गया था। फिर वो अलग है कि मतलब उन्होंने कितने को फॉरवर्ड किया। तो अभी उनको सबको आप एक साथ संलग्न करके भेजेंगे और वो जितने डीम्ड पीआईओ हैं उनको वो नोटिस जारी करेंगे। उसके लिए आप अलग-अलग अपील नहीं करेंगे। वो आयोग गलत है, आयोग को थोड़ा-सा इसकी एबीसीडी पता होनी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को ही कभी भूल जाता है तो आयोग को भी इसमें भूल सकता है, लेकिन उनको आप इसमें मेरा बताइए। मेरा कहना ये है कि आप आयोग को एक पत्र लिखें, है ना, जो आपको वहां से पत्र प्राप्त हुआ हो कि आप 3 अलग अलग अपील करें, तो उसमें आप एक पत्र लिखें कि श्रीमान मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया गया था, क्योंकि आवेदन उपरांत वो जानकारी एक विभाग के अलग अलग शाखाओं से होने के कारण वो 3 भागों में विभाजित की गई थी। तो तीनों के चूंकि डीम्ड पीआईओ अलग अलग थे, इसलिए प्रथम अपील अलग अलग करनी पड़ी। परंतु श्रीमान के यहाँ तो एक सभी एक ही आयोग में अपील होनी है, राज्य सूचना आयोग में, तो इसलिए एक ही जगह पे करना होगा और ये उपयुक्त होगा। उस ऐसा एक रिमाइंडर लेटर आप लिख के उनको भेजिए। और यदि हम नहीं मानते हैं, अब सब कोई अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, वही जैसे राहुल सर ने कहा था कि इस कानून का जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो थोड़ा सा बहुत कठिन है, सब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, तो फिर वाला। नहीं, मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, जी
इसमें सुविधा असुविधा की कोई बात ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये डिस्कशन एक बार आया था हाँ ये और मुझे अच्छी तरह से याद ये है। क्लियर है शैलेश गांधी और राहुल सिंह सर ने हाँ नहीं वही पर उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। हाँ, उन्होंने, बल्कि हम इसमें थोड़ा-सा पहले हमें जानकारी जी कम जी थी, तो मैं आपको बताऊँ, मेरा हाँ वहाँ से डाउट क्लियर हुआ था। हाँ उन्होंने मैं बताया ये था समझता था कि मैं ये समझता था कि यदि हमने एक लोक सूचना अधिकारी को मैंने आवेदन लगाया है और कोई 4 डीम्ड पीआईओ बना दिए गए हैं, तो मुझे प्रथम अपील 4 डीम्ड पीआईओ के लोग उसको नहीं करनी है अलग-अलग, ठीक है? मैं ये समझता था। हम्म मैं ये मानता था कि एक ही हमें प्रथम अपील भी करनी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया नहीं, जितने डीम्ड पीआईओ बनेंगे, यदि वो अलग विभाग के हैं तब। यदि एक ही विभाग का है, जैसे पंचायत विभाग का ये है, तो जरूरी नहीं है कि हम अलग-अलग इसे अलग-अलग ब्लॉक में कर दिया इन्होंने। और वो है तो पंचायत विभाग का ही ना मामला। तो पंचायत जी विभाग जी का मामला है तो एक ही उसमें करना पड़ेगा। लेकिन वो यदि अलग-अलग विभाग उनका हो गया है, तो उस स्थिति में हमें अलग-अलग प्रथम अपील करनी पड़ेगी। तो पर अब देखिए वहाँ से ये क्लियर हुआ था और हमने ये भी जानना चाहा था कि चलिए अलग-अलग विभागों को आपने प्रथम अपील तो कर दी, तो क्या वो हर प्रथम अपील का आपको द्वितीय अपील भी अलग-अलग करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया था बिल्कुल नहीं, उसमें आप सिर्फ़ एक द्वितीय अपील करेंगे, सभी मामलों का एक तरह से रेफ़रेंस देते हुए और प्रथम आरटीआई आवेदन को संलग्न करते हुए, उसका रेफ़रेंस देते हुए। तो अब ये यहाँ इसका पे देखिए मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ से। सिंह साहब को गलत बताया जा रहा है ना। वहां पे उनका कहना है कि हमने किया था और राज्य सूचना आयोग के द्वारा सीधे हमको लेटर दे दिया गया कि आपकी इसलिए अपील खारिज कर दी जाएगी कि चूंकि आपने एक ही अपील की है, ठीक है ना, आप अलग अलग अपील करें। अब उसके लिए वो बेचारों क्या करें, अब उसके लिए क्योंकि नहीं, वहां अब का वो हमें हमें अब लगता है कि हाँ, इनको एके सिंह जी को सीधे से उनको मुख्य बताना चाहिए कि नियम मुख्य नियम मुख्य सूचना ऐसा आयुक्त है को और नियम के अनुरूप। मुख्य सूचना आयुक्त को आप पत्र लिख इस सकते विषय हैं। में, हाँ, और इस विषय में हम लोग आगे भी डिस्कशन कर लेंगे, संडे को ये बात रखेंगे कि सिंह जी भी रहेंगे तो एक बार फिर और भी जी जी डाउट क्लियर हो जाएगा यदि कोई भी डाउट है तो। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सारी चीजें हम लोग बहुत जी जी क्लियर हमारा भी हो, हाँ तो डाउट्स तो रहते ही हैं। जी। और बाकी लोग और अक्षय जो जुड़े गोस्वामी जी हैं हाँ, अक्षय गोस्वामी जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आपका वो मामला था जिसपे आप कुछ जानकारी ले रहे थे पिछली बार, वो पंचायत का कौन सा मामला था अक्षय गोस्वामी जी? थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में, क्या कुछ डेवलपमेंट आपका हो पाया है? आपकी आवाज म्यूट है। अक्षय गोस्वामी जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद हम लोगों की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, माता जी हमको लगा। हाँ हाँ, नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये नंदन महतो जी भी हैं, सर्वेश सोनी जी भी हैं हमारे बीच में, नहीं सर, वो रंजन आपकी पटेल वॉइस आ रही हैं। है गोस्वामी। हाँ हाँ जी, तो बताएं आपका क्या कुछ मामला था, बताएं। सर मुझे एक चीज बताइए कि सीएम से लेके पीएम, एलजी, गवर्नर, सब कुछ, एक चीज मुझे सर इसमें डिस्कस करना था। एक हमने आरटीआई फाइल की थी। हेलो हेलो हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ सर, आरटीआई फाइल की थी जिसमें हमने काफी पॉइंट्स के लिए जानकारी मांगी थी, लेकिन जो कंसर्न पीआईओ है, जो एडीएम है, उन्होंने एक मुझे जानकारी दी है। एक कंप्लेंट थी किसी ऑफिसर की 15 साल की एक जगह पे पोस्टिंग, और जो ग्राम पंचायत जिस केस को हम फाइट कर रहे हैं उसमें वो ग्राम प्रधान का रिलेटेड होने के नाते उसको सपोर्ट कर रहा था। तो इन्होंने मुझे जो जानकारी में लिख के दिया है कि शिकायतकर्ता, इनका कहना है कि ये जो प्रकरण है गांव की पार्टी बंदी व व्यक्तिगत हितों से आवांछित होता प्रतीत होता है, इसलिए बलहीन आधारहीन है। मतलब जो चूची पूछा वो तो दिया नहीं, ये इन्होंने पॉइंट लिख के मुझे भेज दिया। ना तो क्या कार्रवाई की उसकी जानकारी दी, भी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे उसकी कोई जानकारी दी नहीं, गवर्नमेंट का सर्कुलर पूछा था वो कुछ नहीं बताया। तो इस केस में क्या करना चाहिए? फर्स्ट अपील तो चलो मैं फाइल कर ही रहा हूँ, क्या करें? इसमें गवर्नर को फिर दोबारा से कंप्लेंट डाल दूं क्या सर? और एक हाँ, चीज इसमें और, हमारे सर एक मिनट, एक चीज और सुन लीजिए। सेम कंप्लेंट है, जब पहली कंप्लेंट में विजिलेंस उसको ये एसपी विजिलेंस डिवीजन कमिश्नर मेरठ उसको फॉरवर्ड कर देता है डिस्ट्रिक्ट डीएम को,
सेकंड अपील फिर हम जाते हैं दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फिर आरटीआई फाइल करते हैं, उस पे वो कर देता है डिविजनल कमिश्नर को। तो सेम एप्लीकेशन सेम कंप्लेंट दो जगह वो फॉरवर्ड करता है कि यार लीगली सही है। मिश्रा जी, हेलो। मिश्रा जी इस पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा हमारे पास तक आवाज पता नहीं कैसे सही नहीं आई। हम हम सोचे कि यार वो न्यूज़पेपर में बिजी थे। हाँ नहीं वही थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे आप डिस्कस कर रहे हैं। अक्षय गोस्वामी जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जी यहाँ सब पार्टिसिपेंट बिल्कुल ये फ्री हो जाते हैं। अभी हमारा नंबर नहीं है बोलने का। हम कहे कि शिवानंद जी डिस्कस कर रहे हैं आप दोनों लोग। तो जी बताएं शिवानंद जी बताएं। थोड़ा गोस्वामी जी की आवाज भी चलिए एक बार गोस्वामी जी एक बार आप शॉर्ट में इसको फिर बता दें तो समझ पाएंगे। सर ऐसा हमने कंप्लेंट फाइल करी सेक्रेटरी विजिलेंस को, ठीक है, हमने वहां पे आईडी डाली, क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर मेरठ विजिलेंस को फॉरवर्ड कर दी। पहली में डिविजनल कमिश्नर जब मेरठ को हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने डीएम को कार्रवाई के लिए भेज दिया है, ठीक। फिर मैंने एक सेकंड कंप्लेंट फाइल की एलजी के नाम, सीएम के नाम, बाय नेम। उसमें आईटीआई में वो जवाब देते हैं कि हमने डिविजनल कमिश्नर मेरठ को भेज दिया है। मतलब कंप्लेंट सेम। एक बार तो मेरठ विजिलेंस का कमिश्नर मेरठ कहता है कि हमने डीएम को कार्रवाई के लिए भेज दिया, उसी कंप्लेंट पे दोबारा जब आईटीआई फाइल करते हैं वो कह रहा है कि हमने डिविजनल कमिश्नर को भेज दिया। तो क्या ये लीगली गलत है या सही है सर? अब ये देखिए आपने आरटीआई में निकाला कि किस उसमें आपने भेजा है, उसका पत्र क्रमांक दें, ये चीज उन्होंने दिया क्या? अलग अलग बता रहे हैं। दिया हमारे को, वो हमने उनसे आवाज भी आपकी कट जाती है थोड़ा सा। तो सारे चीजें थोड़ा सा नेटवर्क सही नेटवर्क में आप आए। डेट प्रोवाइड की, मैं वीडियो बंद कर लेता हूं तो शायद क्लियर हो जाए। जी अब क्लियर है सर? अब थोड़ा सा आई सही बताएं। उन्होंने दोनों टाइम में हमें डेट ऑफ डिस्पैच, माने इस डेट को हमने डीएम को भेजा, इस डेट को हमने डिविजनल कमिश्नर को कार्रवाई के लिए दे दिया। मतलब विजिलेंस ने कार्रवाई खुद की कार्रवाई एक बार तो डीएम को फॉरवर्ड कर दी, एक बार डिविजनल कमिश्नर को कर दी। तो जबकि चीफ सेक्रेटरी के आदेश थे कि इस पे कार्रवाई करें और चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस को इंफॉर्मेशन देगी क्या कार्रवाई की है। तो इनका इस तरह से कार्रवाई करना एसपी मेरठ डिवीजन का विजिलेंस का क्या न्याय उचित है या अनुचित है? इसके बारे में शिवानंद जी प्रकाश डालेंगे। शिवानंद जी जी मिश्रा जी इसमें बताएं। इसमें बताएं। नहीं क्या है कि सीधी सी बात है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त महोदय का कई बार इसमें स्टेटमेंट आया है कि कोई भी आवेदन को एक पोस्ट ऑफिस की तरह वो यूज कर रहे हैं। यहाँ से उन्होंने वहां फॉरवर्ड किया, वहां से यहाँ फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्डिंग का कार्य है ये तो हर ऑफिस कार्यालय कर रहा है। तो अभी इसकी शिकायत करिए, फिर शिकायत करिए, एलजी को करिए, राज्यपाल को करिए, जिसको भी शिकायत आप करना चाह रहे हैं करिए, लेकिन सुनेगा कौन शिकायत को? शिकायतें तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ तो घूम करके यही जवाब देना है ना। यहाँ तो पीएम सीएम कोई बची नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ कि अब शिकायत ही तो है हाथ में, तो शिकायत करना पड़ेगा। और यदि शिकायत में यदि कार्यवाही